वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार परीक्षाओं को लेकर और सरकारी शिक्षकों की नौकरी को लेकर क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। पहला सवाल मेरा सर 12वीं के छात्रों को लेकर है। 12वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर बड़ी पसोपेश है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड है सर? देखिए भी सीबीएसई की परीक्षाएं हो 12वीं की, इसके बारे में क्या राय है, ये केंद्र सरकार की तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी जो पहले मानव संसाधन मंत्री थे, और स्मृति ईरानी जी, इनके उसमें एक पूरे भारतवर्ष के शिक्षा मंत्रियों का एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने सुझाव केंद्र सरकार के भी दिए थे और सारे मंत्रियों के प्रदेशों के वार अलग अलग सुझाव मांगे थे। उसमें जो सुझाव गए हैं वो तो हम सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कहा था कि केंद्र सरकार का जो निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं हमारी, अगर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों को मिला लें तो 56 लाख से ऊपर बच्चे बैठेंगे जी। और इतनी बड़ी परीक्षा को कराना बहुत एक चुनौती हुई है ऐसे काल में। तो इसके बारे में हम चिंतन मनन करें। तो जो सुझाव हमारे थे, तैयारी के बारे में पूछा, तैयारी तो हमारी पूरी है, हमारे पेपर्स भी छपे हैं, उनके बॉक्सेस भी बनाए जा चुके हैं, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी किया जा चुका है, लोगों की ड्यूटी लिस्ट भी तय की जा चुकी है, सभी जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट किया जा चुका है। ये सारी चीजें हमने पहले कर ली थी क्योंकि हमारी परीक्षा मार्च में होनी थी। उसके बाद अप्रैल डेट दी गई, अप्रैल के बाद फिर मई की डेट हुई और ये कोरोना के संक्रमण कारण को हमने टाल दिया था। यानी हमारी परीक्षा की जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पर्चों का प्रकाशन है, कापियों का डिकोडिंग करने का है, उनको छापना है, ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं जी। परीक्षा लेना ये अभी हमारे पास में बाकी था। उसके बाद मूल्यांकन और मूल्यांकन के बाद रिजल्ट, ये प्रक्रिया के दौर से हमें अगर हम परीक्षा कराते हैं तो गुजरना होगा। तो इसके संदर्भ में जो चिंतन मनन है केंद्र सरकार के साथ में भी हुआ है, और हम अपनी राय जो भी हमने दी थी उनको, उसके आधार पर अभी हम लोग लास्ट में, मई के लास्ट में बैठेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी और जो भी संबंधित लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठेंगे। और बैठने के बाद हम लोग, चूंकि अभी हमने अभिभावकों से भी राय ली है, शिक्षकों से भी राय ली है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम लोगों ने सुझाव मांगे थे इस बारे में, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लिए, तमाम जगह लिए हैं। तो इन सारी चीजों का निष्कर्ष जो निकलेगा मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद हम कोई निर्णय पे पहुंचेंगे। तो सर ये तो आपने क्लियर कर दिया कि आपका जो बयान भी 2 दिन पहले भी आया था, जिसमें आपने कहा था कि हम जिस दिन तारीख घोषित होगी उसके 1 महीने के अंदर हम परीक्षा करवाकर परिणाम भी घोषित करवा देंगे। ये इसके स्टेट जो मैंने कहा था, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जो परीक्षाएं हम कराएंगे, परीक्षा के संपादन के बाद जी 1 महीना के अंदर रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है। जैसे आज 10 मानो आज 25 तारीख है, 25 तारीख की परीक्षा समाप्त हो रही है, तो 25 जून को रिजल्ट निकालने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। 1 महीने में, जिस दिन परीक्षा खत्म होगी, परीक्षा समाप्ति के 1 महीने के बाद से आपने पूरी तरीके से इसको लेकर आपकी तैयारी। सर इसके साथ एक ये जो सरकारी शिक्षकों की नौकरी को लेकर है, उसको लेकर भी बड़ा पसोपेश है कई सारे युवाओं के बीच, तो इसको लेकर डिप्टी सीएम साहब क्या कुछ मैसेज उन लोगों को, युवाओं को देंगे? नहीं, देखिए ये जो प्रकरण आज जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये बेसिक शिक्षा विभाग का आया था, मेरे पास में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग है। लेकिन इसके संदर्भ में उनके माननीय मंत्री का बयान आज अखबारों में बहुत स्पष्ट रूप में छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी के कोरोना संक्रमण के कारण अगर किसी का मृत्यु होता है तो उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी, इस बारे में बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने। ठीक है। और इसके साथ साथ सर कोविड के पे अगर हम बात कर ले तो कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और समस्या सर आपके सामने है ब्लैक फंगस के तौर पर, उसको कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर सरकार ले रही है? देखिए हमने ब्लैक फंगस के लिए और जो छोटे बच्चों का जो थ्रेटनिंग आ रही है, चेतावनी आ रही है तीसरी लहर में, उन दोनों को देखते हुए हमने तैयारी शुरू करी है। और ब्लैक फंगस के तो कई जगह पर हमने खोल भी दिए हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हम लोगों ने इनके बेड्स को अलॉट करके दवाओं को उपलब्ध कराया है। और चूंकि कई जगह पे अभी
नहीं मिले हैं, भी कुछ सीमित क्षेत्रों पे इस प्रकार के मरीज मिले हैं। तो हम लोगों ने जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी है, वो भी मेडिकल कॉलेज लखनऊ जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके लोगों ने लोगों को ट्रेन भी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किया, अलग अलग प्रदेश के डॉक्टर्स को उसके बारे में जो सुविधा सुरक्षा संबंधित या चिकित्सा संबंधित जो मुख्य बिंदु थे उनको उन्होंने उद्घाटित किया है। और मुझको लगता है कि हम बेहतर तरीके से उनका सामना करने में सफल बनेंगे। सर, स्कूल फी को लेकर एक बड़ी समस्या है। स्कूल फी को लेकर जो अभिभावक संघ है उनकी अपनी मांग है, प्राइवेट स्कूल के अपने बातें हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश है? क्योंकि स्कूल इस बात को कहता है कि वो फी लेंगे, परिजन कहते हैं कि हम फी कैसे दें जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में केवल उत्तर प्रदेश ने इस संदर्भ में कड़े दिशा निर्देश जारी किए जी। और हमने जो 3 साल से फीस तीसरे वर्ष भी वही फीस ले रहे हैं जो 2 साल पहले भी लिए थी। तो ये पहला उत्तर प्रदेश है जिस फीस वृद्धि को रोका है, क्योंकि हमने एक्ट बना लिया था इस बारे में। तो इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है? और हमने कहा जो 6 महीने 3 महीने की जो फीस लेते थे, अगर कोई विद्यार्थी या अभिभावक कहता है कि उसकी मंथली फीस लो, तो वो भी उनको मंथली लेना पड़ेगा। अगर कोई कोरोना संक्रमित परिवार है और या बच्चा है या अभिभावक है और कहता है कि उस महीने की फीस नहीं दे सकता, तो भविष्य में वो फीस जो नहीं दे रहा है उसको उस फीस को भविष्य में अन्य किस्तों में उसको एडजस्ट करने का भी शासनादेश हमने जारी किया है। तो ये जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में जो चीजें थी उनको हमने जो अभिभावक और छात्रों के हित में जो हम कर सकते थे उसके शासनादेश हमने जारी किए। सर, एक मैसेज, क्योंकि कई सारे शिकायतें आती हैं, तो आपके एंड से मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस मंच के ज़रिए, हमारे इस चैनल के ज़रिए उन तमाम लोगों को एक मैसेज दें, क्योंकि इसका बड़ा सरकार के एंड से तो मैसेज क्लियर है, लेकिन ग्राउंड पर उसको लेकर कई लोगों की शिकायतें होती है, तो एक मैसेज आपके एंड से उनको जाना चाहिए। नहीं, मैसेज हमने शासनादेश जारी किया है और शासनादेश में इस बात का किया है कि जो 3 महीने या 6 महीने का जो एडवांस फीस ले सकते थे, अगर उस पर किसी अभिभावक को आपत्ति होगी तो उसे मासिक आधार पर शुल्क विद्यालयों को लेना होगा। और साथ में अगर परिवहन बसें नहीं चल रही तो परिवहन शुल्क नहीं ले सकते। विज्ञान प्रयोगशाला का अगर उपयोग नहीं हो रहा है, कंप्यूटर प्रयोगशाला का उपयोग नहीं हो रहा है या परीक्षाएं ऑफलाइन संपादित नहीं हो रही हैं, तो ये शुल्क भी जो है वो चार्ज नहीं होंगे। इसका स्पष्ट शासनादेश हमने जारी किया है। और ये जब तक हम ये ऑफलाइन सुविधा उनको नहीं देते, लेकिन हमारे सामने एक और भी उद्देश्य रहता है कि जो भारी मात्रा में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो विद्यालयों में काम कर रहे हैं, अगर फीस नहीं आएगी तो उनका वेतन कौन देगा? बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है उनके वेतन की भी भुगतान हो, इसके भी निर्देश हमने विद्यालयों को कहा है, जो प्रबंधक है उनको कहा है। सर, इसके साथ जो और भी बाकी परीक्षाएं हैं जो इस पेंडेमिक के कारण स्थगित हुई हैं या प्रभावित हुई हैं, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है? क्या आने वाले वक्त में उसको लेकर फैसला किया जाएगा मई जून तक, जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएंगे, टीईटी की जैसी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं? अब ये अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग विभाग हैं और उनके अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। वो अपनी प्राथमिकताओं को देखते हुए कोरोना के जो संक्रमण की स्थिति है उसका समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेंगे। जी सर, अब वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ा एक सवाल कुछ है मेरे। 1 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में 18+ वालों को वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही सर वैक्सीनेशन की भी कमी है, तो राज्य सरकार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम वक्त में वैक्सीनेट करेगी? इसको लेकर कुछ प्लान है तो उसको कुछ डिस्कस कर पाएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हमारा बड़ा सफल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और हमने अपने अधिकारियों से कहा भी है कि जो शिक्षक हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, जो ड्यूटी पर जाने वाले शिक्षक या कर्मचारी हैं, प्राथमिकता के तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और वो वैक्सीनेशन करा लें। और उसी तरह जो 18 साल से ऊपर का हमारा विद्यार्थी है जिसकी आयु सीमा है, वो भी वैक्सीनेशन करा ले। इसके लिए संबंधित प्रधानाचार्यों को और प्रबंधकों को उन्होंने संदेश भेजा है। लेकिन सर, देश के कई हिस्सों में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी सियासत हो रही है। 9 राज्यों का ये आरोप है कि हम ग्लोबल मार्केट में जा रहे हैं, तो कंपनियां हमको ये कहकर मना कर रही है कि हम सेंटर के साथ डील करेंगे, आपसे डील नहीं करेंगे। देखिए, जो निर्णय नीतिगत होते हैं उनको सरकार को लेना होता है और सरकार नीतिगत निर्णय लेने के लिए जो राष्ट्रहित होता है उसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है।
तो राज्य की अपनी प्राथमिकताएं हैं या राज्य की अपनी प्रायोरिटीज हैं कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में, उसके आधार पर वो अपने वक्तव्यों को देते हैं। कभी कभी तो अच्छा काम करने के बावजूद आपने देखा होगा वैक्सीन यहाँ पर आएगी, इस पे ही सवाल उठा रहे थे लोग कि वैक्सीन आ ही नहीं सकती भारतवर्ष में। माननीय प्रधानमंत्री जब कहते थे तो उनका उपहास लोग उड़ाते थे। आज हमारे वैज्ञानिकों ने जब वैक्सीन बनाई तो आपने बड़े बड़े राजनेताओं के वक्तव्य देखे होंगे कि उन्होंने बैठ के, कुछ लोगों ने दिल्ली से ट्वीट कर दिया कि वैक्सीन संभव ही नहीं है। कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं ने तो प्रेस के सामने ही बोल दिया कि हम ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगवाएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तब हम लोगों को लगवाएंगे जी। इस प्रकार का दुष्प्रचार भी हुआ है। तो लोगों की मानसिकता किस आधार पर क्या निर्णय ले सकती है, उनके वक्तव्यों से उसका अंदाज लगाया जा सकता है। लेकिन मेरा निवेदन यही होगा कि आज पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कहूंगा कि सारे राजनीतिक दल मिलके इसके संदर्भ में एकरूपता लाए और कोरोना की लड़ाई हमारी प्रथम प्राथमिकता हो और उसके आधार पर हम लोग अपने एक समाज संगठन को अपने सेवा भाव में लगाए। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हम लोग ने सेवा ही संगठन के नाम से लगाया है। सर दिनेश जी, आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जो केंद्र सरकार ने स्टेट्स को कहा है कि आप जाकर ग्लोबल मार्केट से कंपनियों से डायरेक्ट लीजिए, आपका ये मानना है कि इसको लेकर कुछ पार्टियां, कुछ राज्य सरकारें दुष्प्रचार कर रही हैं? अब देखिए, मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में आपके माध्यम से नहीं पढ़ना चाहता, बस इतना ही कहूंगा कि केंद्र से सामंजस्य बनाइए। केंद्र बगैर भेदभाव के काम कर रहा है और मोदी इसमें अपना और पराया के आधार पे नहीं बल्कि भारतवासी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के जो अच्छे काम हैं, कुछ राज्य तो ऐसे बोलते थे कि ये ऑक्सीजन कमी है, ये कमी है, आज वो वक्तव्य देते हैं कि हमारे वहां तो ऑक्सीजन एक्सेस है, जब उसका ऑक्सीजन ऑडिट की बात आई तो इस प्रकार की चर्चा ना करें। केंद्र के सामने मैं समझता हूं कि उनके अभी तक का जो आचरण देखें तो केंद्र सरकार ने कोई दुराव नहीं किया है, कोई भेद नहीं किया है और सबको समान मिल सके अवसर, इसके प्रयत्न किए हैं। सर, इस वैक्सीनेशन में आपने एक ट्वीट की बात की जिसमें आपने कहा कि एक नेता ने कहा कि भाजपा की वैक्सीन है। वही नेताजी का एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले बच्चों को वैक्सीनेट कीजिए फिर परीक्षाएं लीजिए। मैंने कहा ना कि मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इतना ही कहूंगा कि बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वैक्सीन लगाएं, ये अच्छी बात है, उसके लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। और इसके साथ सर, क्योंकि आपने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर एक अलग सी चुनौती आ रही है, कई सारे केसेस आ रहे हैं, इसमें सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा क्योंकि उसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई, लोग नकली दवाइयां बनाने लगे हैं, इसको लेकर देखिए कालाबाजारी इसलिए नहीं हो पाएगी कि अभी सरकारी अस्पतालों में ही उसको दिया गया है। बिल्कुल, प्राइवेट अस्पतालों को लेना होगा तो सरकारी अस्पतालों से वो प्राप्त कर सकेंगे और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में इसको हमने उपलब्ध कराया है जी। और उसके लिए बेड्स भी हमने सरकारी अस्पतालों में अलग से नियुक्त किए हैं। उसकी ट्रेनिंग भी वर्चुअल मीटिंग के द्वारा डॉक्टर्स को, प्राइवेट को भी और सरकारी को भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने दी है। लेकिन सर, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि ऐसी खबरें आ रही कि कई जगहों पर, एक दो जगह लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जो नकली ब्लैक फंगस की दवाइयां बनाकर बेच रहे थे। उत्तर प्रदेश में कड़े कानून बनाए हमने। उत्तर प्रदेश पे उनके हम जो हमारा आपदा का में जो विशिष्ट धाराएं लगती हैं, उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई उनके खिलाफ कर रहे हैं। कई जगह तो हमने राष्ट्र का भी लगाया लोगों पर। सर, हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन लूट स्टिंग था, उसमें हमने देखा था कि सरकार के एंड से तो कई सारे आदेश दिए गए हैं कि रेट भी तय कर दिया गया, लेकिन कई अस्पताल अभी भी मान नहीं रहे हैं, वो बहुत मुंह मांगी कीमत लोगों से वसूल रहे हैं। इस पर उत्तर प्रदेश में नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ FIR होगी, जेल जाएंगे, सब मानेंगे इस बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मैं आपके माध्यम से कह दूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के योगदान को भी हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ प्राइवेट क्या अधिकांश प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छे काम किए। जो एक दो लोग अगर गड़बड़ करते हैं तो उसके कारण हम सबको तिरस्कारित नहीं कर सकते। कोरोना के योगदान को हम सबका नमन करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बन सके इसके लिए हमने कानून बनाए हैं और उनके रेट फिक्स किए हैं। उनकी क्या परेशानियां हैं इसको भी सरकार बराबर सुनती है जी। और उस आधार पर काम करती है। मतलब सर, जो लोग आपदा में अवसर देख रहे हैं उनको सीधा सीधा मैसेज है कि आप कानून को मानिए, रेट को मानिए। निश्चित बात है, अगर नहीं मानेंगे आप तो आप दंड के पात्र बनेंगे। चलिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
आपने हमसे बातचीत की, आपने वक्त निकाला, तो ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिन्होंने मैसेज क्लियर तौर पर दिया है। परीक्षाओं को लेकर भी स्थिति क्या है वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया, साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर क्या कुछ जो सियासत हो रही है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो इस वक्त जो बड़ी बड़ी बातें वो आपको हम बता रहे हैं। सफल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। केंद्र सरकार किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं कर रही है। बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है। कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें ये बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने कही है वो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयार है और जिस दिन परीक्षा का अनाउंसमेंट होगा और जिस दिन परीक्षा की आखिरी तारीख होगी, जिस दिन परीक्षा खत्म होगा, उसके अगले 1 महीने तक पूरी तरीके से सरकार की तैयारी है कि वो परीक्षा के परिणाम को घोषित कर देगी।